सागर ट्यूशन क्लासेस की तरफ से आज आपका स्वागत है। हमारे सामने ये जो नोट्स और चैप्टर हैं ये उस चीज़ के बारे में है जिससे दुनिया की हर चीज़ बनी है। हाँ, मतलब पदार्थ या जिसे हम मैटर कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, हवा, पानी, पत्थर, तारे और हाँ, हम खुद भी। तो चलिए इन नोट्स में जरा गोता लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मैटर आखिर है क्या भला। मतलब ये दिखता तो है, कभी ठोस कभी कुछ और, पर क्या ये वैसा ही है जैसा दिखता है या इसके अंदर कोई अलग ही कहानी है? बिल्कुल। देखिए, सबसे सीधी बात यह है कि मैटर वो कुछ भी है जिसका वजन हो, माने मास, हाँ। और जो जगह घेरे, वॉल्यूम हो जिसका। ठीक है। पुराने जमाने में हाँ, लोग इसे पंच तत्वों में देखते थे, हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल। हाँ, सुना है। पर आज के वैज्ञानिक इसे फिजिकल और केमिकल गुणों के आधार पर समझते हैं। अच्छा। तो आज हम इसकी फिजिकल नेचर पर ही फोकस करेंगे। और सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात क्या कि मैटर लगातार दिखने वाली कोई चीज नहीं है। ये असल में छोटे छोटे कणों से बना है, पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स, कण, मतलब छोटे छोटे टुकड़े। हाँ, पर इतने छोटे, इतने ज्यादा छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। अरे हाँ, मुझे याद आया जैसे एक्टिविटी 1.1 में था, पानी में नमक या चीनी घोल दो तो वो गायब सी हो जाती है और पानी का लेवल भी नहीं बढ़ता ज्यादा। तो इसका मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच खाली जगह होती है जिसमें वो नमक के कण फिट हो जाते हैं। एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल यही मतलब है। और वो एक्टिविटी 1.2 भी याद है, पोटेशियम परमैंगनेट वाली। हाँ, वो रंग वाली। हाँ, उसके बस एक दो क्रिस्टल या डेटॉल की बस कुछ बूंदें ही कितने सारे पानी को रंग या महक दे सकती हैं, बार बार पानी मिलाने के बाद भी। हाँ, ये तो है। इससे यही पता चलता है कि ये कण कितने ज्यादा छोटे होते हैं और ये लगातार और छोटे हिस्सों में बढ़ते जाते हैं। अच्छा, तो ये कण सिर्फ छोटे नहीं है, इनके और भी गुण होंगे। मतलब ये करते क्या है ये पार्टिकल्स? हाँ, बिल्कुल। 3 खास बातें हैं इन कणों की। ओके, पहली तो यही, जैसा हमने अभी देखा कि इनके बीच में खाली जगह होती है, स्पेस होता है। जैसे पानी और नमक वाले केस में। हाँ, या जब हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या नींबू पानी, तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे के कणों के बीच की जगहों में चले जाते हैं। ठीक है, समझ गया। और दूसरा गुण? दूसरा, ये कण रुके नहीं रहते, ये लगातार चलते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग। चलते रहते हैं मतलब हिलते रहते हैं। हाँ, इनमें होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। कभी सोचा है अगरबत्ती की खुशबू दूर कमरे तक कैसे पहुंच जाती है? हाँ, वो तो फैल जाती है। या गर्मा-गर्म खाने की महक? हाँ, वो भी। वो इसलिए क्योंकि इन खुशबू या महक के कण हवा के कणों के साथ मिलकर खुद चलते हुए फैलते हैं। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन। एक्टिविटी 1.3, 1.4, 1.5 इसी के बारे में थी शायद। बिल्कुल। और तापमान बढ़ाने पर जैसे गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलती है। हाँ, वो तो होता है। तो इनकी रफ्तार, इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है, डिफ्यूजन तेज हो जाता है। दिलचस्प। ओके, तो पहला गुण बीच में जगह, दूसरा लगातार चलना, और तीसरा ये कण एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। खींचते हैं मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हाँ, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच, एक आकर्षण बल। इसी वजह से तो पदार्थ बिखरा हुआ नहीं रहता, जुड़ा रहता है। अच्छा, पर ये फोर्स सब में एक जैसा होता है? नहीं, ये अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। जैसे सोचिए, लोहे की कील को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है या चौक के टुकड़े को? एक्टिविटीज 1.6, 1.7, 1.8 इसी से जुड़ी हैं। लोहे की कील को, जाहिर है। क्यों? क्योंकि लोहे के कणों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स चौक के कणों से कहीं ज्यादा मजबूत है। वाह, तो इन्हीं 3 चीजों, कणों के बीच की जगह, उनकी हरकत और उनके बीच का खिंचाव, इसी से तय होता है कि कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड या गैस। की अवस्थाएं यानी स्टेट्स तय होती हैं। जैसे सॉलिड, ठोस, कण बहुत पास, अट्रैक्शन फोर्स बहुत मजबूत, इसीलिए इनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होती है और इन्हें दबाना, कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, जैसे लकड़ी, पत्थर। ठीक है। फिर लिक्विड, तरल, कणों के बीच थोड़ी ज्यादा जगह, अट्रैक्शन फोर्स ठोस से कमजोर, इसलिए वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहता है पर शेप बर्तन के हिसाब से बदल जाती है और वो बह सकते हैं, फ्लूइड होते हैं, जैसे पानी, तेल। हाँ, और तरल में गैसें भी घुल सकती हैं, जैसे पानी में ऑक्सीजन घुली होती है जो जलीय जीवों के लिए जरूरी है।
अच्छा, और गैस? गैस में कण बहुत दूर दूर होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स तो समझ लीजिए ना के बराबर होता है। इसलिए वो फैल जाते हैं कहीं भी। हाँ, ना फिक्स्ड शेप ना फिक्स्ड वॉल्यूम। जिस बर्तन में रखो उसी का वॉल्यूम और शेप ले लेते हैं और ये आसानी से दब जाती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। जैसे हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर या गाड़ियों में सीएनजी। बिल्कुल, उनमें गैस को दबाकर ही भरा जाता है और गैसों में डिफ्यूजन भी बहुत तेजी से होता है। समझ गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब कणों के अरेंजमेंट और उनके बीच के फोर्स का ही खेल है। वैसे एक छोटा सा रिमाइंडर यहाँ पे, इन कॉन्सेप्ट्स को और पक्का करने के लिए दिए गए लिंक में जो सवाल हैं उन्हें जरूर हल करें, बहुत मदद मिलेगी। हाँ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और मजेदार सवाल, क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है? मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस? हाँ बिल्कुल, ये तो हम रोज देखते हैं। पानी को गर्म करो तो भाप बन जाता है, ठंडा करो तो बर्फ जम जाती है। एकदम सही। ये होता है टेम्परेचर और प्रेशर बदलने से। टेम्परेचर और प्रेशर, ओके। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? कणों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। वो ज्यादा तेजी से हिलने लगते हैं। बिल्कुल, और हिलते हिलते वो इतने दूर हो जाते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स को तोड़कर अपनी जगह बदलने लगते हैं। तो सॉलिड पिघलकर मेल्टिंग या फ्यूजन लिक्विड बन जाता है। ये खास टेम्परेचर पे है ना? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट पर। और लिक्विड को और गर्म करें तो कणों की एनर्जी और बढ़ती है, वो और तेजी से भागते हैं और लिक्विड उबलकर बॉइलिंग गैस बन जाता है बॉइलिंग पॉइंट पर। एक बात समझ नहीं आई, जब बर्फ पिघल रही होती है या पानी उबल रहा होता है तो थर्मामीटर लगाओ तो टेम्परेचर बढ़ता क्यों नहीं? वो तो फिक्स रहता है कुछ देर। बहुत अच्छा सवाल। वो इसलिए क्योंकि उस समय जो हम हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय कणों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में खर्च हो जाती है, स्टेट बदलने में। अच्छा। इसी छुपी हुई हीट को कहते हैं लेटेंट हीट, यानी गुप्त ऊष्मा। मेल्टिंग के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और बॉइलिंग के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाह, लेटेंट हीट, ठीक है। और प्रेशर का क्या रोल है? आपने कहा था प्रेशर भी स्टेट बदल सकता है। हाँ, प्रेशर बढ़ाकर और टेम्परेचर कम करके गैस के कणों को पास लाया जा सकता है, इतने पास कि वो लिक्विड बन जाएं। अच्छा, गैस से लिक्विड। हाँ, और कभी-कभी तो कमाल ही हो जाता है। कुछ सॉलिड चीजें गर्म करने पर बिना लिक्विड बने सीधे गैस बन जाती हैं। सीधे गैस? जैसे कपूर या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ड्राई आइस कहते हैं। प्रेशर कम करते ही वो सीधे गैस बन जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन? अच्छा, और इसका उल्टा भी होता है? गैस से सीधे सॉलिड? हाँ। उसे डेपोजिशन कहते हैं, निक्षेपण। कमाल है। अच्छा, एक और चीज होती है, इवेपोरेशन। वो क्या है? वो बॉइलिंग से अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, ये बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पे भी होता है। कम तापमान पर? कैसे? ये लिक्विड की सतह पर होता है। सरफेस पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें से कुछ के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो नीचे वाले पार्टिकल्स का अट्रैक्शन तोड़कर हवा में चले जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। अच्छा। ये बॉइलिंग की तरह पूरे लिक्विड में एक साथ नहीं होता। नहीं, ये सिर्फ सरफेस फिनोमिनन है और ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे सरफेस एरिया बढ़ाने पर तेज होता है। हाँ, जैसे फैले हुए कपड़े जल्दी सूखते हैं। बिल्कुल। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी तेज होता है। हवा की गति यानी विंड स्पीड ज्यादा हो तो भी तेज होता है। और नमी, ह्यूमिडिटी का क्या असर होता है? अगर हवा में पहले से ही पानी के वेपर ज्यादा हो यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो इवेपोरेशन धीमा हो जाता है। ठीक है, और इवेपोरेशन से ठंडक क्यों महसूस होती है? जैसे पसीना सूखने पर, या हाँ, वो मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। क्योंकि इवेपोरेट होने के लिए पार्टिकल्स को एनर्जी चाहिए होती है। वो ये एनर्जी अपने आसपास से यानी लिक्विड से या हमारी स्किन से लेते हैं। जब एनर्जी निकल जाती है तो वो जगह ठंडी हो जाती है। अच्छा, इसलिए घड़े का पानी ठंडा रहता है, क्योंकि पानी घड़े के छोटे छेदों से रिसकर सरफेस पर आता है और इवेपोरेट होता रहता है। बिल्कुल सही। तो ये हो गए पदार्थ के 3 मुख्य रूप, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है या और भी स्टेट्स हैं? नहीं, अब वैज्ञानिक मानते हैं कि कम से कम 5 स्टेट्स हैं। 5? 3 तो हो गए, बाकी 2 कौन से? चौथी स्टेट है प्लाज्मा। ये बहुत ज्यादा गर्म, सुपर एनर्जेटिक, आयोनित गैस जैसी स्टेट है। प्लाज्मा? हाँ, कहाँ मिलती है ये?
सूरज और बाकी तारों में। यहाँ पृथ्वी पर फ्लोरेसेंट ट्यूब या नियॉन सायन बल्ब के अंदर भी प्लाज्मा बनता है। अच्छा। और पांचवी है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट यानी BEC। ये बिल्कुल उल्टी है। इसे पदार्थ को बहुत ही ज्यादा ठंडा करके परम शून्य तापमान के करीब ले जाकर तैयार किया जाता है। ये भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन के काम पर आधारित है। वाह। प्लाज्मा और BEC। हाँ। तो कुल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो संक्षेप में अगर देखें, हमारे चारों ओर का जो मैटर है वो असल में छोटे छोटे हमेशा चलते रहने वाले पार्टिकल से बना है। हाँ, जिनके बीच खाली जगह भी होती है और एक दूसरे के लिए खिंचाव, अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। और इन्हीं गुणों के आधार पर सॉलिड, लिक्विड और गैस अवस्थाएं बनती हैं। और टेम्परेचर और प्रेशर बदलकर इन स्टेट्स को एक दूसरे में बदला भी जा सकता है। मेल्टिंग, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। और इवेपोरेशन जैसी प्रक्रियाएं भी हमारी रोज की जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है, ठंडक पहुंचाने से लेके कपड़े सुखाने तक। बिल्कुल। तो आज की चर्चा यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। अगर पदार्थ के कण, ये पार्टिकल्स हमेशा हरकत में रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, तो जो चीजें हमें बिल्कुल स्थिर दिखती हैं, जैसे ये मेज या कोई पत्थर, उनके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर असल में कितनी उथल पुथल मची होगी, कितना मोशन होगा, इस पर जरा सोचिएगा।